टीसीएस जो है वो इंडिया में एक टॉप एमएनसी है। टीसीएस जो है उसमें सब लोग जाना चाहते हैं, उसमें सब लोग की तवक्को तमन्ना और उनका एक डेस्टिनेशन होती है कि टीसीएस में जाएंगे और वहाँ पर वर्कआउट करेंगे और एक अच्छी पोजीशन हेल्ड करेंगे। लेकिन रियलिटी में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या टीसीएस सही में एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको जाना चाहिए, आपको सही में उसके लिए एम करना चाहिए, सही में आपको मोटिवेशन इकट्ठी करनी चाहिए कि आप टीसीएस में जाएं, सही में ऐसा है कि नहीं है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे एक्सपीरियंस शख्स से जो कि वहां पर 2 साल गुजार चुका है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, अपना फीडबैक शेयर करेगा, क्या ये सही में ऐसा है या नहीं है। इन सब पे एक बहुत डिटेल वीडियो होने जा रही है, आप वीडियो हम सब पे आज बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टीसीएस के रिवॉल्यूशन में इनसाइट्स फ्रॉम टीसीएस और उसके जनरल कैटेगराइजेशन हम लोग करेंगे कि क्या टीसीएस सही में एक वर्थ इट कंपनी है या नहीं है। टॉप एमएनसीज में आती है, बहुत ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ हैं, एक पूरा कंपनी कम और कंट्री ज़्यादा हो गई है टीसीएस। लेकिन आज हमारे सामने जो है वो रिजवान भाई मौजूद है और रिजवान भाई एक फुल स्टैक डेवलपर जो है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये टीसीएस में पहले काम कर चुके हैं 2 साल। उसके बाद जो है वो फिर डेलॉयट में आए और फिर डेलॉयट के बाद जो है वो अभी करंटली एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहे हैं। लेकिन रिजवान भाई का जो इंट्रो है वो बहुत ज़्यादा मैंने मुख्तसर दिया है क्योंकि इनसे हमको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेनी है, इसलिए हम लोग ज़्यादा स्ट्रेट टू द टॉपिक चलते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत मैं ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हम पॉडकास्ट पे आए। तो सबसे पहले रिजवान भाई आपको बहुत शुक्रिया। अब जो है हम लोग थोड़ा सा टीसीएस के बारे में बात करते हैं क्योंकि आप वहाँ पर 2 साल अमूमन 2 साल आप वहाँ पर गुजार चुके हैं। तो आप मुझे बताएं कि उन 2 साल का एक ब्रीफ कैसा रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा, एज अ फ्रेशर आप गए थे, थोड़ा बताएं उस पर। सो ब्रीफ में टीसीएस में लर्निंग कर्व जो है वो यूजुअली स्लो रहता है, इवन दो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं लर्निंग के लिए जहाँ पे सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड सर्टिफिकेट बाय सर्टिफिकेट इंटरनल सर्टिफिकेशंस होते हैं टीसीएस के दैट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर वो आपके अप्रेजल में, आपके प्रमोशन में बहुत हेल्प करते हैं। सो ऐसे पोर्टल्स रहते हैं, टीसीएस एक्सप्लोर रहता है, टीसीएस लर्निंग रहता है, बट लर्निंग कर्व थोड़ा स्लो रहता है क्योंकि टीसीएस में वर्क के बाद आपको अपने ऑफिस वर्क के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। सो उसके लिए आप फुली डिपेंडेंट होते हैं, आपके अपने एफर्ट्स क्या हैं, आप कितना टाइम वीकेंड्स पे निकाल पा रहे हैं, इस तरह से आप लर्निंग कर्व अपना मेंटेन कर सकते हैं। बट मल्टीपल सर्टिफिकेशन अटेन करने के बाद भी वहाँ पे थोड़ा सा वक्त लग जाता है इन रिकग्निशन, आपके सर्टिफिकेट्स को, आपकी अपस्किलिंग को रिकग्नाइज करने में और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट गेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज टीसीएस में जैसा कि सब जानते हैं इट गोज अ लिटिल बिट स्लो, थोड़ा सा धीमा ही चलता है। सही। हाउएवर वर्क लाइफ बैलेंस है सही एंड प्रेफरेंस यही होता है कि लोग जो फर्स्टली टीसीएस ज्वाइन कर रहे हैं एज अ फ्रेशर, अगर उनको कोई अच्छी टेक्नोलॉजी पे कमांड है, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी जो कॉलेज लाइफ से लर्न करते आ रहे हैं और अगर उनको उसी रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी में टीसीएस में काम मिल रहा है तो इट्स अ गुड चांस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए होगी, बहुत अच्छा मौका है ये उनके लिए। लेकिन अगर आपको कोई भी एम्बिग्विटी है जैसे कि टीसीएस के ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में थ्रू आउट द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रहती ही है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी मिलेगी, आपको क्या काम मिलेगा, आपको क्या प्रोजेक्ट मिलेगा एंड प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन यू भी इनिशियली रिवील नहीं होती है। सो अगर उसमें कोई भी एम्बिग्विटी हो देन टीसीएस इज नॉट द चॉइस। सही ज़बरदस्त। आपने मुझे बताया उसकी पूरा एक इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अंडर द हुड लाती है, अपने अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में है, अलग अलग कंट्रीज़ में है, डिफरेंट एरियाज़ में काम करती है। मुझको आप ये बताइए कि अगर एक स्टार्टअप है तो उसमें कुछ लिमिटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं और उस तरीके से काम होता है, लेकिन क्योंकि एक बहुत विशाल विराट और एक ह्यूमंगस ऑर्गेनाइजेशन है, तो मुझे आप ये बताइए कि इसके अंदर हायरार्की क्या होती है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, क्या लेवल्स होते हैं, किस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर काम करता है, उस पर थोड़ा बताएं। ओके, सो हायरार्की इट टोटली डिपेंड्स आपका प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हायरार्की वैरी करती है, कहीं पे कुछ पोस्ट्स कम होंगी, कहीं पे कुछ पोस्ट्स ज़्यादा होंगी, कहीं पे हाई लेवल पोस्ट्स जो होंगी बहुत ही कम होती हैं और कहीं पे हाई लेवल पोस्ट्स की एक अपने में पूरी लंबी हायरार्की होती है। सही। उसका रीज़न ये है कि टीसीएस जो काम करता है, प्रोजेक्ट्स का डिवीजन जो है वो रीजन्स के हिसाब से है। एपैक अलग है, ईमिया अलग है, यूएस अलग है। सही।
तो उसके बेसिस पे हायरार्की होती है एंड डिपेंडिंग के वो प्रोजेक्ट कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसके बेसिस पे उस पे रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं, मैं हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट पे था, ठीक है, तो मेरा जो काम था वहाँ पे इनिशियली सर्विस नाउ पे था। सर्विस नाउ जो कि एक इन लेमैन टर्म्स एक ERP टूल की तरह ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है इन वेरी लेमैन टर्म्स। सही। ये पूरी डेफिनेशन नहीं है और ना ही ये कॉन्क्रीट डेफिनेशन है। तो अगर उस हायरार्की पे हम लोग चलते हैं तो वहाँ पे अलग अलग डिविजन्स थे, बेसिकली अलग अलग टीम्स थी। वो टीम्स ऐसे हो सकती हैं सर्विस नाउ डेवलपर्स, एडमिन्स, फिर सर्विस नाउ टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट एंड देन सर्विस नाउ आर्किटेक्ट। ये हो गया टेक स्टैक। फिर हम बात करते हैं ऑप्स की। ठीक है। ऑप्स में भी एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट्स होते हैं एंड देन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ठीक है। और इसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को अगर दूसरी टीम में आप देखें तो वो टेक्निकल स्पेशलिस्ट हो जाता है। ठीक है। द पोस्ट रिमेन्स द सेम। पोस्ट एक है, उसका यूज करने का जो नोटेशन है, नॉमेनक्लेचर है, वो अलग हो गया यहाँ पर। इसी तरह से ऑप्स के बाद फिर हम जाते हैं कंप्लायंस टीम में, क्योंकि जिस भी कंपनी का प्रोजेक्ट होता है उसके अपने गाइडलाइंस होते हैं, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उनके अपने कंप्लायंस लॉज होते हैं। तो हम लोग उन रूल्स, उन कंप्लायंस को अडहेयर कर रहे हैं कि नहीं, वो काम होता है कंप्लायंस टीम का। So, उसमें भी एसोसिएट्स होते हैं, सीनियर एसोसिएट्स एंड देन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सही। इन सारी कैटेगरीज में ये रिपोर्ट करते हैं अपने मैनेजर्स को, जिनको हम टीम लीड के नाम से लेबल करते हैं। सही। आफ्टर टीम लीड आता है रीजनल लीड। रीजनल लीड बेसिकली और ऑन साइट लीड्स होते हैं। इनको क्या करा जाता है, ये प्रोजेक्ट लोकेशन पर ही होते हैं। ये वहाँ से अपनी टीम के बिहाफ पर एक डायरेक्ट चैनल सर्व करते हैं कम्युनिकेशन का बिटवीन द क्लाइंट एंड TCS और योर रिस्पेक्टिव टीम्स। तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ में इसके बाद हायरार्की जो है वो बहुत ही ह्यूमंगस है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर के जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे उसमें हायरार्की बहुत ही ह्यूमंगस है एंड उसका एक रीज़न ये है क्योंकि एट एवरी लेवल, हर चेन पर एंड हर पोजीशन पर आपको एटलीस्ट 2 लोग चाहिए। सही। ऑन साइट रिपोर्टिंग मैनेजर के बाद हम लोग उस टीम उसके प्रोजेक्ट मैनेजर पे आते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद हम सर्विस ओनर के पास जाते हैं। सर्विस ओनर को अगर मैं डिफाइन करूं तो वो एक तरह से ये होता है कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट TCS में एक्वायर करा है किसी भी कंपनी का, सर्विस ओनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सही। सर्विस ओनर के बाद PMO होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशंस ओनर। वो इन सबको लीड करता है एंड देन उसके बाद जो भी आपका डोमेन है, स्पेसिफिक डोमेन, उसके जो भी टॉप है कि फॉर एग्जांपल HR हेड और टेक्निकल हेड और द CEO, ये आते हैं। सही। ज़बरदस्त। बता, आपने बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर की। क्योंकि ये इतना क्लोजल है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये फेमस है अपने मास हायरिंग के लिए, TCS या फिर इस जैसी और जो इसकी कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा मास हायरिंग करती हैं और इसके अंदर एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट आता है कि बेंच पीरियड या फिर बेंच पे बिठा दिया जाता है। मुझे थोड़ा सा डिफाइन करें कि अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो फिर वो हायर क्यों करते हैं और अगर हायर कर लेते हैं तो फिर बेंच पे क्यों बिठाते हैं। और ये बेंच का कॉन्सेप्ट जो लोग भी फ्रेशर्स या फिर यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल्स में होंगे उनके लिए थोड़ा सा एक जनरलाइज करके बताएं। श्योर। तो मैं इसको ऐसे ब्रेक डाउन करता हूँ कि एट द टाइम ऑफ हायरिंग से हम लोग शुरू करते हैं। मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ हायरिंग होती है कि पहला जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड मेथड होता है वो होती है कैंपस हायरिंग, दूसरी होती है ऑफ कैंपस हायरिंग, थर्ड एंड फोर्थ सेम कैटेगरी में लाई करते हैं दैट आर TCS एग्जाम्स। TCS 2 एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, TCS NQT एंड TCS निंजा। एंड जब आप कंपनी में आ जाते हैं विद इन दैट TCS डिजिटल भी कंडक्ट होता रहता है ऑन एन एनुअल बेसिस। तो अगर ऑन कैंपस हायरिंग हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि यूजुअली TCS ने भी अब ये पॉलिसी बना ली है दैट दे प्रेफर कि वो BTech ग्रेजुएट्स को ही हायर करें। वेयरएज ऑफ कैंपस हायरिंग में ऐसा लिमिटेशन नहीं होता है। वहाँ पर BSc विद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर से लेकर MTech, MCN ऑल अदर डिग्रीज जो भी टेक्निकल डिग्रीज हैं विच एसोसिएट विद कंप्यूटर्स, उन सबको लेते हैं। ऑफ कैंपस हायरिंग में उन स्टूडेंट्स के लिए भी, उन फ्रेशर्स के लिए भी एक एज होता है जो BTech नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने BCA करा है। ऑन कैंपस हायरिंग डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज। आपके कॉलेज में TCS आ रहा है, आपके कॉलेज की गुडविल कैसे है। NQT एंड निंजा का ये होता है कि अगर आप वो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं दे स्ट्रेट अवे गिव यू अ स्पेसिफिक पोजीशन। वो आपको असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर की पोजीशन डायरेक्टली दे देते हैं एंड वहाँ पे जो टेक स्टैक है वो ज़्यादा लुक्रेटिव होता है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस ऑफ हायरिंग में। फॉर एग्जांपल मास हायरिंग और ऑन कैंपस हायरिंग, ऑफ कैंपस हायरिंग, इन सबसे बेहतर टेक स्टैक ऑफर करते हैं
अगर आप NQT और निंजा क्वालिफाई करके आते हैं, एंड उसका मिनिमम पे स्केल 4 LPA होता ही होता है। सही, जबरदस्त। नाउ कमिंग के मास हायरिंग क्यों करते हैं और बेंच का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो TCS या और भी MNCs हैं वो लिए हुए हैं, एंड वो प्रोजेक्ट्स बल्क में लेते हैं। जैसे मास हायरिंग होती है उसी तरह प्रोजेक्ट्स भी बल्क में लिए जाते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी यूरोपियन बेस्ड एंड ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एंड इसी तरह और भी कॉन्टिनेंट्स की फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं, हेल्थ केयर है, ई-कॉमर्स की हैं, जो सब छोटी छोटी अपनी कंट्री में छोटी छोटी कंपनीज की तरह काम कर रही हैं। उन सब का सपोर्ट आर्किटेक्चर TCS टेकअप करता है। हेल्थ केयर एंड ई-कॉमर्स सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिस्ट है, ठीक। उसके बाद इसमें ये होता है मास हायरिंग तो ये कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जिनकी मास हायरिंग होती है वो अपने गिवन रोल्स से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अच्छा, इसीलिए बेंच का कॉन्सेप्ट आता है। वहाँ पे ये होता है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन होता है क्योंकि वो डिज़ायर टेक्नोलॉजी नहीं है, एंड एक प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के बाद उसमें आपको एटलीस्ट 18 मंथ्स सर्व करने हैं। अच्छा, इससे क्या प्रॉब्लम होती है और फ्रिक्शन क्यों बढ़ता है विद इन द टीम। कोई भी एम्प्लॉय है उसको वो डिज़ायर टेक्नोलॉजी नहीं है या उसने सोचा भी नहीं था कि उसको इस टेक्नोलॉजी पे काम करना है। फॉर एग्जांपल कोई डेवलपमेंट में काम करना चाहता है, किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो या कोई भी डेवलपमेंट हो, बट उसको सपोर्ट का प्रोजेक्ट दे दिया। वहाँ पे वो कॉल्स हैंडल कर रहा है, वो चैट्स हैंडल कर रहा है, वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन की वजह से एक फ्रिक्शन बनने लगता है। एंड स्ट्रेट अवे जो मैक्सिमम आप देखेंगे ये मास हायरिंग वाले ही फ्रेशर्स में होता है कि 18 मंथ्स के बाद वो एक पॉइंट ऑफ रिटेलिएशन आ जाता है जहाँ पे वो कहते हैं या तो मुझे आप मेरा प्रोजेक्ट चेंज करो, चेंज माय प्रोजेक्ट, और मुझे बेंच पे करो जब तक कोई बेहतर प्रोजेक्ट नहीं आता। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये आती है कि TCS इस बात को लेके ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट इट हैज़ टू बी नोटेड कि वहाँ पे प्रोजेक्ट चेंजेस आसानी से नहीं होते हैं। अच्छा, अगर आप इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर करियर में हैं तो प्रोजेक्ट चेंज आसानी से नहीं तो जो एलोकेट हो गया आपको उसी पे रहना है, आपको उसी पे रहना है। और बेंच के दौरान क्या सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बेंच के दौरान अब अगर आपने आपके एंड से कुछ रिटेलिएशन था या आप अपने प्रोजेक्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे, उसके बेसिस पे आपको बेंच किया गया है, तो आपके पास कंसिस्टेंटली जो बेंच की टीम होती है बेसिकली दे आर ऑल्सो HRs, उनकी कॉल आती रहती है कि ये प्रोजेक्ट में ये रिक्वायरमेंट है, ये प्रोजेक्ट में ये रिक्वायरमेंट है, बट मैक्सिमम केसेस में वो रिक्वायरमेंट जो होती है वन वे और अनदर सिमिलर होती है। ऐसा रोल होता है जो कि आप टेकअप नहीं करना चाह रहे हैं। सही, ठीक। सही। बेंच एक तो ये कैटेगरी हो गई जहाँ पे टीम के विद इन फ्रिक्शन अराइज होता है और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बेंच पे आते हैं। दूसरी तरह के बेंच पे कैसे आते हैं, प्रोजेक्ट डिसॉल्व हो जाना, कि आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका कॉन्ट्रैक्ट 4 इयर्स का था, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, कंपनी और जो आपका क्लाइंट था, क्लाइंट डिसाइडेड कि वो किसी और MNC को अपना सर्विसेज देंगे। उस केस में क्या होता है कि पूरे प्रोजेक्ट के बेसिस पर बेंच पे आ जाते हैं। बेंच में सैलरी मिलती है, बट अगर 6 मंथ से ज़्यादा अगर आप बेंच पे रहते हैं देन इट इज़ कंसिडर्ड अ बैकलॉग इन TCS। विद इन TCS को एक बैकलॉग कंसिडर होता है कि आपने प्रोजेक्ट क्यों नहीं पिक करा। सही। एंड इस पॉइंट पे वो ये टोटली डिस्कार्ड कर देंगे कि आपका टेक स्टैक क्या है, आप किस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं और आपको क्या ऑफर करा जा रहा है। वो इस बात को फुली डिस्कार्ड कर देते हैं जब ये 6 मंथ्स का पीरियड खत्म होता है। और क्या TCS अपने रूल्स और रेगुलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा सीवियर है या फिर वो इग्नोरेंस भी कर देते हैं एज पर स्मॉल स्टार्टअप जैसे करते हैं, तो या फिर वो बहुत सीवियर है, कंडीशंस और टर्म्स को लेके बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट रहते हैं? किस तरीके से रहता है? फॉर एग्जाम्पल आप जैसे बताया आपने कि चलो ठीक है यार ये एक अच्छा स्किलफुल एम्प्लॉई था, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको टेक स्टैक जो है वो उसके मतलब का नहीं मिल पा रहा है, तो क्या वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई या मैनिपुलेट करेंगे या नहीं करेंगे? इन जनरल जो टर्म्स एंड कंडीशंस सब पे अप्लाई होते हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू दैट। उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करते हैं। नहीं करते। जैसे कि रिसेंटली मेरी नॉलेज में एक केस भी है जहाँ पे एक एम्प्लॉय ने एज अ ट्रेनी ही ज्वाइन करा था, बट एट द टाइम ऑफ ऑन बोर्डिंग उनको शी वॉज अ फीमेल एम्प्लॉय, सो उनको ये नहीं बताया गया था कि ड्यूरिंग योर ट्रेनिंगशिप और इस पीरियड के दौरान यू कैन नॉट टेक सर्टेन लीव्स, एंड उसमें से एक मैटरनिटी भी था। सही। एंड जब उनको मैटरनिटी की ज़रूरत पड़ी वो उन्हीं ने LWP में कन्वर्ट कर दिया। द इंश्योरेंस केप्ट गोइंग ऑन, हेल्थ इंश्योरेंस चलता रहा, बट लीव वॉज कन्वर्टेड इनटू LWP।
When it comes to general policies में TCS and I think most other MNCs they are very strict, बहुत ही harsh हैं और जो कि कहीं ना कहीं रहना चाहिए, otherwise organization structure में फिर balance uplift होने लगेगा। सही। तो उस चीज़ को अपहोल्ड करने के लिए TCS जनरल पॉलिसीज में, मिसकॉन्डक्ट में और इन सब में कोई भी रिलैक्सेशन, कोई भी एक्सक्यूज नहीं देता है। वेयर एज प्रोजेक्ट लेवल पे आपके मैनेजर्स, आपके सुपर मैनेजर्स और आपके TL बेस्ड अपॉन दैट के इंडिविजुअली को कैसे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एंड ये एक ऐसी बात है जो मैं TCS की बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। बट देन अगेन इसमें एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है कि वो इंडिविजुअली पर्सन कैसा है, वो मैनेजर कैसा है, वो TL कैसा है एंड या सुपर मैनेजर कैसा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इफ़ यू आर एबल टू आप अपने मैनेजर, सुपर मैनेजर के साथ एक बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। तो सही ज़बरदस्त। क्योंकि आपने इसका इतना डिटेल स्ट्रक्चर बताया और इतना इसके अंदर डिटेलिंग आपने बताई, मैं अब थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन से थोड़ा हट के मैं बात करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इतनी कोलोजल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो उसके अंदर आप डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई रेफरेंस है या फिर कोई आपका वहाँ पर कोई अपना प्रपोजल लेके जाता है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आपने जैसे हायरिंग का पूरा प्रोसेस बताया, आप मुझे बताएं कि एक टीम लीडर या फिर एक एम्प्लॉई, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहे थे या फिर एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर भी काम कर रहे थे, आपके पास एज अ एम्प्लॉई TCS के कितना पावर होता है कि आप किसी को अपने जानने वाले को, क्योंकि ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत लोग एक्साइटेड होते हैं सुनने के लिए कि कितना आपके पास पावर है, या फिर आपसे जो डिफरेंट लेवल्स के लोग हैं किसके पास इतना पावर होता है कि वो एक डायरेक्ट एंट्री करवा सकता है किसी भी इंडिविजुअल की एज अ TCS एम्प्लॉय, और या फिर वो मुमकिन नहीं है। राइट। सो अगर आप अपने करियर के इनिशियल स्टेजेस में हैं, आप फ्रेशर हैं, आपने अभी ज्वाइन करा है या आप एक एसोसिएट पोजीशन पर हैं, तो वहाँ पे और जो आप कर सकते हैं दैट इज़ TCS के रेफरल पोर्टल होता है। TCS का अपना एक वर्क स्पेस इन्होंने एम्प्लॉइज़ के लिए बना रखा है। फॉर कॉन्फिडेंशियल रीजंस मैं उसको स्पेसिफाई नहीं करूँगा, बट वो वर्क स्पेस इन्होंने एम्प्लॉइज़ के लिए बना रखा है। वहाँ पे एक रेफरल पोर्टल होता है, जैसे कि अक्सर कंपनीज में होता ही है। वहाँ रेफरल पोर्टल में बहुत सारी जॉब लिस्टिंग्स रहती हैं, बहुत सारी जॉब लिस्टिंग्स रहती हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब लिस्टिंग्स। वहाँ से आप एक प्रोफाइल क्रिएट करके, आप अपने जानने वाले की एक प्रोफाइल क्रिएट करके एसेंशियल डिटेल्स लेके रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, बट वहाँ से प्रोसेस स्लो ही रहता है। दिस हैज़ टू बी नोटेड एंड दिस हैज़ टू बी स्पोकन। वहाँ से प्रोसेस काफ़ी स्लो रहता है, मंथ्स में भी, मंथ्स और ईयर इतना भी वक्त लग जाता है। वेयर एज अगर आप एक इनिशियल लेवल पे अगर आप मैनेजर के साथ एक बैलेंस वर्कआउट कर लेते हैं, वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन ये होता है, मैनेजर डायरेक्टली पोजीशन के लिए रेफर कर सकता है। TL लेवल एंड अबव, TL एंड अबव के पास ये ऑप्शंस होते हैं एंड उनके पास इन जनरल सर्कुलेशन ईमेल्स भी आते हैं कि रीजन वाइज, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैनेजर है वो गुड़गांव में है तो उनके पास नॉर्थ ईस्ट की जनरल ओपनिंग्स आती हैं, जिसके लिए वो जनरल ओपनिंग्स आती हैं एंड वहाँ तक इतनी अथॉरिटी दी गई है कि वो रेफर करके इंटरव्यू भी कर सकें। सही, ये अथॉरिटी भी रेफरल पर्सन को दी जा सकती है। सही, मतलब ये एक काफ़ी मुमकिन बात है, ये पॉसिबल है और हो सकता है। ठीक है, ज़बरदस्त। थोड़ा सा आपने TCS के बारे में बहुत ज़्यादा एक डिटेल भी मतलब बातें बताई और उसके अंदर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग दूसरे साइड पे चलते हैं TCS के, कि आपने इसमें काफ़ी एक स्ट्रक्चर बताया, बहुत क्लोज है, बहुत ह्यूमन गेस है, बहुत ज़्यादा इसके पर्क्स भी बताया, लेकिन आप मुझे अब ये बताइए कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा कितना बड़ा ट्री है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर कुछ डीमेरिट्स या फिर इसके कोई कॉन्स या फिर कोई डिसएडवांटेजेस भी होंगी कि आदमी मतलब एक उसमें खो सा जाता होगा, तो उसमें कैसा आउटशाइन किया जाता है या फिर वो मुमकिन ही नहीं है जब तक आप एक 10-15 साल एक्सपीरियंस अपना ना दे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल TCS को। सो एक नटशेल में अगर बोलूँ, मैं इनिशियली लोगों को एडवाइस नहीं करूँगा कि एज फ्रेशर्स वो TCS ज्वाइन करें। सही, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, 1-on-1 वैरी कर सकती है। सही, उसके मेरे पास अपने कुछ रीजंस हैं।
एंड उसका फोरमोस्ट रीज़न ये है कि वहाँ पे जो टेक स्टैक है उसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी रहती है। आपको प्रोजेक्ट की ज्वाइनिंग के बाद भी, इनफैक्ट प्रोजेक्ट रूमिंग के दौरान भी आपको क्लियर नहीं होगा कि आपका टेक स्टैक क्या होगा। इस एम्बिग्विटी की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनको एक जो ट्रांजिशन होता है, एक आपको प्लेटफॉर्म मिल गया सही, एंड आपने इनिशियली उसी में अपने बेसिक्स और फंडामेंटल सेटअप कर लिया एंड देन यू नो कि मुझे यहाँ से राइज करना है, सही, राइट। बट वो प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से एक कांस्टेंट डिलेमा रहती है, एम्प्लॉय को कांस्टेंट डिलेमा रहती है कि अब टेक स्टैक नहीं मिला, अब प्रोजेक्ट चेंज के बारे में सोचना वो सही। कैसे होगा, फिर प्रोजेक्ट चेंज के बाद जो टेक्नोलॉजी डिजायर्ड है उसमें काम कैसे मिलेगा। सही। वैसा कोई प्रोजेक्ट है भी, वहाँ पे कोई ओपनिंग है भी, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इज इन्यूमरेबल। सही, ठीक, तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक टीसीएस का ये है कि टेक स्टैक की क्लैरिटी ना होने की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वो काम कर रहे हैं जिनसे उनका नाता भी नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो मैंने पर्सनली भी फील करा। एंड टू मेक इट वर्क आउट, अगर आपको उसको ठीक करना है देन बाय द बुक्स एज पर टीसीएस आपको क्या करना है, 18 मंथ्स उसमें एटलीस्ट सर्व करने ही करने हैं, बट वो इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना बुक्स में है एज पर देयर पॉलिसीज। 18 मंथ्स के बाद इट्स नॉट अ स्मूथ ट्रांजिशन, आपका ऐसे ही मूवमेंट नहीं हो जाता एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में। कभी टीएल आपको कुछ बोलेगा, कभी मैनेजर आपको कुछ बोलेगा। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक टीसीएस से बहुत ज़्यादा ग्रजेस रखता हूँ, बट दिस इज समथिंग, एक रियलिटी आपके पास आ रहा है। सही। और ये जो आप बता रहे हैं ये मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन होगा जो उसमें रह चुके हैं? फ्रेशर्स, यस। क्योंकि मैंने भी सुना है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एज अ फ्रेशर, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल 10-15 साल के एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा फ्रूटफुल है। अगर आप वहाँ टीएल या मैनेजरियल लेवल की पोजीशंस पर या टेक्निकल आर्किटेक्ट, आपका कोई भी डोमेन हो, अगर आप उसमें मिनिमम टीएल लेवल एंड सो ऑन जा रहे हैं, देन इट्स वॉक ऑफ केक। वो काफ़ी आसान है, बिकॉज अगर आप उस पोजीशन पे हैं देन एटलीस्ट यू हैव, आपके पास 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है। सही। मूविंग दैट पॉइंट फॉरवर्ड, टीसीएस में आपको ये होता है, इट्स लेस अबाउट वर्क ओरिएंटेशन, इट्स मोर अबाउट मैनेजरियल ओरिएंटेशन। कैसे आपको चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे वो आपको गाइड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैनेज करने के लिए, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो वहाँ पे एक बार सेटल होने के बाद इस पोजीशंस में आप देखें जो उनकी, अगर ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है बट मेरा जो ओपिनियन है, अगर एक सर्वे कंडक्ट किया जाए जहाँ पे जो लोग टीएल एंड पोजीशन उनके ऊपर की पोजीशंस में हैं, उसका रेट देखें कि कितने परसेंट वो लोग रिजाइन करते हैं और कितने परसेंट फ्रेशर्स रिजाइन करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज, मतलब एक बहुत ह्यूज डिफरेंस दिखेगा। सही। वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे टीसीएस में वो एक उस स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं कि उनको पता है कि अब मुझे इसी कंपनी में रहना है, इस कंपनी से रिटायर होना है। एंड उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि उनका टीएल के बाद टीएल और मैनेजर लेवल के बाद आपकी बहुत ज़्यादा ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, सही, जो कि एज अ फ्रेशर नहीं होती हैं अनलेस आप कुछ एक्सेप्शनल ही करके दिखाएं, एंड वो भी नोटिस हो, दैट्स द कंडीशन। वो भी नोटिस होना चाहिए, वो कंडीशन है। रेस्ट, अगर आप मैनेजरियल और टीएल लेवल पे हैं, मूविंग दैट पॉइंट फॉरवर्ड, आप स्टेबल रहेंगे, भले ही आपको पोस्ट में इतना और इन टर्म्स ऑफ सैलरी भले ही इतना इंक्रीमेंट ना मिले, बट आपके एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, एक कंफर्ट जोन ऐसा हो जाता है कि लोग वहाँ पर रुके रहते हैं। सही। तो जितना मैं आपकी बातों से समझाऊँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर ये कि आप एक्सपीरियंस गेन करें अलग अलग जगहों पे और फिर एक अच्छी पोजीशन पे टीसीएस ज्वाइन करें, परहैप्स ऐसे नहीं कि आप जस्ट जाके फ्रेशर ज्वाइन कर लें। क्या ऐसे ही, मतलब ये एक अच्छा रोड मैप होना चाहिए बनस्बत आप एज अ फ्रेशर जाए। तो मतलब ये कह रहे हैं कि टीसीएस एज अ ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा एक फ्रेशर को ग्लोरीफाई या बोस्ट नहीं करती। यस, इट्स लाइक दैट ओनली, क्योंकि मास हायरिंग हो रही है एंड डेफिनेटली उन मास हायरिंग में कुछ लोग एक्सेप्शनल होते होंगे जिनको अगर आप पिन पॉइंट करें वो बहुत ही अच्छा अपने उनके डिजायर टेक स्टैक में बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। बट आप अगर 1 लाख 2 लाख एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप कैसे उनके इंडिविजुअल टेक स्टैक का एनालिसिस करें, एक्सेप्ट फॉर जो उनके रेज्यूमे पे मेंशन है, जो उनके कॉलेज प्रोजेक्ट्स हैं उन पर। रेस्ट फ्रेशर्स के लिए अगर वो ज्वाइन करना ही चाहते हैं, इफ समबडी हैज अ ड्रीम कि उनको टीसीएस ही ज्वाइन करना है, देन द सजेस्टेड मेथड इज कि आप प्रेफरेबली आप बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी करें, बीटेक करें इंस्टेड ऑफ बीसीए। ठीक है। इसी तरह से बीबीए नहीं एमबीए करें,
इसी तरह और भी बैचलर्स डिग्रीज में सही। जो भी उनकी टॉप मोस्ट डिग्री है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में BCA भी चलता है, BSc भी चलता है, बट बीटेक हैज़ एन अपर हैंड। सही। तो आप बीटेक करें और NQT और निंजा की तैयारी करें। सही, मतलब वो एक सही वे है अगर आपको जाना ही है एज अ फ्रेशर। और इन जनरल वैसे ज़्यादा प्रेफर है कि आप और चीज़ों में अपना एक्सपीरियंस गेन करो और फिर एक अच्छी पोजीशन पे जाए। आपने बहुत ही एक एक विकसित तौर से आपने चीज़ों को बताया और एक बहुत डिटेल वीडियो बताई। मैं बस रैप अप करते वीडियो की तरह, आपको बहुत वक्त ले लिया और हम लोग इनके साथ रिजवान भाई के साथ एक और वीडियो करेंगे जिसमें डिलॉयट का एक्सपीरियंस जो है वो रिजवान भाई का हम लोग गेन करेंगे। लेकिन इन जनरल अगर हम लोग TCS को समेट अप करें और इसको जो हम लोग एंडिंग की तरफ चलें कि TCS, एक्सेंचर और कॉग्निजेंट या फिर कैपजेमिनी या फिर वगैरह वगैरह ये जो बड़ी बड़ी MNCs हैं, क्योंकि आप TCS में काम कर चुके हैं तो मैं बिना बायस के आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या आपने कभी इनका कंपैरिजन किया या कहीं उन जगहों पे आप रहे कि जहाँ पर कंपैरिजन हो रहा था, और अगर किया है तो सबसे आउटशाइन किसने किया और सबसे बेहतर आउटकास्ट किसने किया इन सब 3-4 कंपनीज में से आपके हिसाब से? मैंने इन MNCs में जो कि नाम आपने लिए इनमें से मैंने सिर्फ TCS में और बिग 4 में डेलॉयट में ही काम करा है, बट जैसा कि मैं लोगों से कोलैबोरेट करता हूँ या जो जितनी बात मैं कर पाता हूँ लोगों से अलग अलग कंपनीज में जो हैं, तो कंपेयर टू दैट मैं स्ट्रेट अवे ये कह सकता हूँ कि कंपनीज लाइक कैपजेमिनी, एक्सेंचर एंड KPMG ये थोड़ा सा अपर हैंड रखते हैं इन ऑल ऑफ दीज। अगर इन कंपनीज को कैटेगराइज करें कंपेयर टू TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो, बिकॉज जहाँ तक मैंने यहाँ के एम्प्लॉय से सुना है, वन वे और दी अदर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा एम्बिग्युइटी रहती है आपके टेक स्टैक को लेकर, क्या प्रोजेक्ट दिया जाएगा, क्या रोल ऑफर किया जाएगा, क्या पे ऑफर करी जाएगी। कंपेयर टू दैट एक्सेंचर, कैपजेमिनी, KPMG, कॉग्निजेंट ये कंपैरेटिवली बेहतर सर्व कर रहे हैं। गिवन दैट इन कंपनीज, क्योंकि ज्वाइन करते वक्त आप एक थोड़ा स्टडी करें कि किस कंपनी की वेलबींग कैसी चल रही है, बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज वेरिएबल। सही। अभी लास्ट ईयर ही एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि कॉग्निजेंट में बहुत सारे इन थाउजेंड एम्प्लॉयज जो थे वो बेंच पे थे क्योंकि उनके सारे प्रोजेक्ट्स रिजॉल्व हो गए थे। सही। तो आप कंपनी की थोड़ा स्टडी करें, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक दिस कि आपको एज अ फ्रेशर कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर TCS आई कैन से आप NQT या निंजा की तैयारी या डिजिटल की तैयारी करके ही TCS ज्वाइन करें, अदरवाइज एज अ फ्रेशर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। और अगर आप TCS का माइंड मेकअप नहीं किया तो फिर आप एक्सेंचर या फिर कैपजेमिनी या KPMG के साथ जाएं, ज़्यादा बेहतर वो है, आप ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई कि आप पॉडकास्ट पे और आपने एक डिटेल ओरिएंटेशन दी, बल्कि एक जैसे कि कंपनीज जब यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में आती है तो फिर अपने बारे में बताती है, उनसे बेहतर आपने TCS के बारे में बता दिया है, जितने भी ऑडियंस हैं वो देख रहे होंगे। बस लास्ट में जो भी 12th का स्टूडेंट या फिर जो बीटेक के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में होगा या अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा होगा या फिर TCS के लिए भी सोच रहा होगा, नहीं सोच रहा होगा, उन सबको एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? प्लीज़ आप दे दें, फिर हम लोग वीडियो को रैप अप करते हैं। डेफिनेटली, एंड आई वाज वेटिंग कि मैं इसका मुंतज़िर था कि कब इस तरह का सवाल आएगा। बीटेक, BCA या कोई भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिग्री कोई भी अगर हासिल कर रहा है उसके लिए मेरी एडवाइस यही है, टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करें। अपने बीटेक के, BCA के एसेंशियल सब्जेक्ट्स को पढ़ के आप एग्जाम्स पास करते रहें। जो भी टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं, जो भी लैंग्वेजेस आपको पढ़ाई जा रही हैं, जो भी सिस्टम डिज़ाइंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उनको परस्यू करें और उनमें एक्सेल करें और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अपने लेते जाएं, सेमेस्टर वाइज अपने प्रोजेक्ट्स लेते जाएं। फॉर एग्जांपल मेरा जैसे BCA का एक्सपीरियंस रहा है, जैसे जैसे इनिशियल किसी भी लैंग्वेज में एक स्कोप डेवलप होता गया, वैसे वैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते रहें। एंड लैंग्वेज से ज़्यादा बाय द बुक्स की पढ़ाई से ज़्यादा आप उसके इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करें। किसी को जावा आ सकती है, जावास्क्रिप्ट आ सकती है, पाइथन आ सकती है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बट इंडस्ट्रियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता है एंड दैट पोजेस अ चैलेंज। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस चैलेंज को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लें, वो चाहे इंटरनेट पे अवेलेबल हों, आप उनको लें, आप उनको बाय द टॉपिक लें एंड उसको डेवलप करें। एंड इसी से आप चलते चलते आप अपने डेवलपमेंट रेडी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेडी डिलीवर कर पाएंगे। सही सही, ज़बरदस्त। मतलब कि एक बहुत ही डिटेल वीडियो, एक ज़बरदस्त मोटिवेशन, एक रियल इंसाइट और TCS का एक
मैं ज़्यादा पॉम्पस लगूंगा, पोस्टमार्टम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक अच्छा एक्सट्रैक्शन आपने किया और एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताई। और ये कोई सेल्फ ग्रज नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है आप लोगों के लिए। जो लोग आप सोच रहे हैं TCS में जाना है नहीं जाना है, वो आपका डिसीजन है, वो आपकी माइंड मेकिंग है, वो आपका रोड मैप है। लेकिन जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया, इन्होंने बताया, और आपके हिसाब से मैक्सिमम जो फ्रेशर्स हैं उनका ऐसा ही एक्सपीरियंस रहता है जैसे आपने बताया। तो इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। देखिए, इन्होंने मुझे जो अभी लेटेस्ट बात बताई वो ये थी कि अगर आपको कोई MNC में जाना ही है तो फिर आप KPMG, कैपजेमिनी या फिर एक्सेंचर जो है वो ज़्यादा प्रेफर करें बनस्बत TCS के। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें। तीसरी चीज़ कि आपको सिर्फ TCS का ही नहीं सोचे चल रहा है, बल्कि और उससे बेहतर सोचे, तब जाके आपको समवॉट एक अच्छी चीज़ मिलेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिजवान भाई ने हमें बताई। लेकिन रिजवान भाई के साथ एक डिलॉयट का भी हम लोग एक जर्नी लेंगे अगली नई वीडियो में या फिर आने वाले वीडियोज़ में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आपने अपना कीमती इंसाइट जो है वो दी। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा, और हाँ, रिजवान भाई का जो लिंक्डइन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग पर्सनली जाकर उनसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं तो फिर आप प्लीज़ जाएँ। और इन जनरल जो है वो मैं ये कहूँगा कि TCS या जो भी MNCs है उससे बेहतर ये है कि आप अपने आप को इतना काबिल बना लें, इतना ज़्यादा पुख्ता कर लें, इतना ज़्यादा एक उर्दू में एक अल्फाज है कि मम्बा कर लें। एक बहुत ज़बरदस्त अल्फाज है कि मम्बा कर लें, तो फिर एक अलग ही सिलसिला हो जाता है। तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने आप को काबिल बनाएं, ना कि किसी काबिल कंपनी में जाए, क्योंकि फिर काबिल कंपनी जो है वो आपको खुद बुलाएगी। तो इन जनरल जो है उसको हम लोग समिट अप करते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि रिजवान भाई आपको बहुत शुक्रिया। और याद रखिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ वही कहूँगा कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।